स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के एसएसटी का सैंपल पेपर और ये विद सॉल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो आपको जो है टाइमिंग 3 आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन ए में एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 12 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 1953 the State Reorganization Commission divided the entire country into how many states and union territories on linguistic basis। यानी कि भाषा के आधार पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उन्होंने पूरी कंट्री को कितने जो है वो कह सकते हो स्टेट्स में यानी कि राज्य में और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the rivers of North India after leaving the Shivalik Hills region enter the flat plains, then they deposit sand, pebbles, silt, stones and gravel etc. brought down by them and give rise to the dash plains। जब नॉर्थ इंडिया की नदियां जो है वो शिवालिक हिल्स को छोड़ती हुई प्लेन जगह पर जाती है, ठीक है, फ्लैट प्लेन्स पे जाती है, तो वो अपने साथ जो है वो काफी सारे छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, सैंड, सिल्ट, स्टोन्स, ग्रेवल्स, ये सारी चीजें लेकर आती है और इनके द्वारा जो प्लेन बनता है उसे क्या बोलते हैं, भाबर प्लेन्स या गार्ड। ठीक है, फिर एट विच प्लेस डू द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो मानसून विंड्स है वो मिलती है आपस में, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन लेबर इज नॉट विलिंग टू वर्क एट अ करंट रेट। तो यहाँ पे जो भी उसका करंट रेट चल रहा है, ठीक है, लेबर का, वो उस रेट पे काम करने को तैयार नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द ग्रॉस इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। जब कंट्री का जो ग्रॉस इनकम होता है उसमें डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि गिरावट मूल्य को भी ऐड कर दिया जाए, उसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम। नेक्स्ट है, कीपिंग अ स्टॉक ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो जिसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सामान का स्टॉक रखती है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, बफर स्टॉक। When did the Lord Hardinge make Delhi the capital of India? लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली को जो है वो कैपिटल कब बनाया, 1911 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ गुरु नानक देव जी's बर्थ। तो गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ था तो उस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान कौन था, दौलत खान लोधी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट करेक्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ। इसमें से कौन सा रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है खालसा पंथ के लिए। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के निष्कासन के लिए, यानी कि उनको अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, अ रिपब्लिक कंट्री इज, एक रिपब्लिक कंट्री जो है वो कौन सा होता है, जिसकी जो है कह सकते हो जो यहाँ पे जो लोग वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कुछ टाइम के लिए, फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है वो मतलब कि इलेक्ट करते हैं, लोगों को चुनते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फॉर अ सोशलिस्ट स्टेट इज फॉल्स। तो जो सामाजिक जो है वो स्टेट है, ठीक है, समाजवादी राज्य है, उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिटीजन्स कैन नॉट बी डिनाइड, कि वहां पे सिटीजन्स यानी कि जो नागरिक है उनका शोषण को मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये गलत है, ये तो सिटीजन्स के लिए ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की जो सिटिंग्स होती है, बैठकी होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। अगला आ जाता है सेक्शन बी, 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में जो है वो अपने आंसर करना है। नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट जो मतलब कि स्टेट है पॉपुलेशन वाइज वो है उत्तर प्रदेश, और जो लोवेस्ट है, ठीक है, वो है सिक्किम। नेक्स्ट है, बाय व्हाट अदर नेम्स सोरघम फ्लोरा इज नोन। तो सोरघम फ्लोरा को कौन से अलग दूसरे नामों से जाना जाता है, तो ग्रेट मिलेट, इंडियन मिलेट और मेलो। नेक्स्ट है, इंडियन फॉरेस्ट लाइफ प्रोटेक्शन का जो रूल्स है, ठीक है, वो 1972 में बना था। नेशनल इनकम को डिफाइन करो, तो नेशनल इनकम क्या होता है, ये एक फैक्टर इनकम है जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो कि वहां के सामान्य निवासी उनके द्वारा एक साल में कमाया जाता है। इसके अंदर 2 चीजें शामिल होती है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है, जो कि उसी कंट्री के अंदर जो है वो इनकम जनरेट होगा, दूसरा जो अब्रॉड से जो है नेट फैक्टर इनकम आ रहा है, दोनों चीजें जो है वो मिलाकर जो है वो नेशनल इनकम बनता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है, उसका नाम बताना है आपने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1996 में पास किया गया था, तो ये गलत है।
विच सिख गुरु वॉज अर्लियर नोन एज भाई लहना जी। भाई लहना जी जो है किन गुरु का नाम था? तो भाई लहना जी वॉज अर्लियर नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी का नाम था ये, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर ऑफ नादौन 1690 फॉट बिटवीन द यूनियन ऑफ द किंग्स ऑफ हिल स्टेट एंड द मुगल्स। तो जो नादौन की जो लड़ाई है या युद्ध, वो पहाड़ी राजाओं और मुगल्स के बीच लड़ा गया था, तो ये सही है। महाराज डैश वॉज द लास्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब, लाहौर से। तो लास्ट सिख रूलर जो है वो कौन थे? दलीप सिंह। When was the SARC established? SARC की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। What is the tenure of members of the राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उनके कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो the tenure of members of राज्यसभा is 6 years। 6 years का होता है। और जो 1/3 मेंबर होते हैं इसके, वो हर 2 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज अ, यानी कि न्यायिक समीक्षा की, तो ये सही है। सेक्शन सी आ जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन है, तो 24 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो जाएगा। बोला गया है कि मुंबई जो है वो नागपुर के कंपैरिजन में ठंडा क्यों होता है? मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया है, ठीक है, तटीय यानी कि समुद्र के पास का एरिया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी सो द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट। तो मुंबई जो है वो एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, कोस्टल, तो उस पे समुद्र का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसलिए मुंबई की जलवायु जो होती है वो मॉडरेट है, यानी कि नॉर्मल होती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। लेकिन जो नागपुर है वो समुद्र से बहुत दूर है, तो इस वजह से वहां पर जो है वो जलवायु जो होती है वो कैसी होगी? गर्म होगी और शुष्क होगी, ड्राई होगी। तो इसी वजह से जो है वो मुंबई जो है वो नागपुर की तुलना में ठंडा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द सन इज राइजिंग इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उग रहा होता है तो गुजरात में अभी भी रात होती है, तो उसको एक्सप्लेन करो। फ्रॉम द ईस्ट सिचुएटेड अरुणाचल प्रदेश टू द वेस्टर्न फ्रंटियर देयर एग्जिस्ट 29 डिग्री 12 लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2933 किलोमीटर डिस्टेंस। तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, और जो गुजरात का जो वो है, गुजरात जो है वो वेस्ट साइड पड़ता है। तो उन दोनों के बीच में जो है वो 29 डिग्री 12 का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, जो कि 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट इन ईच पैरेलल लाइंस। तो जितनी भी पैरेलल लाइंस बोली है उसमें हर पैरेलल लाइंस पे जो है वो 4 जो है मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस अबाउट 2 आवर्स। तो 2 घंटे का जो है इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस है। Due to this difference only, there is sunrise in Arunachal Pradesh and Gujarat has still 2 hours left of the night. तो इसी वजह से जो है अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज जो है वो उग रहा होता है, सनराइज हो गया होता है, तो गुजरात में अभी भी रात होती है, ठीक है। डिफाइन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की डेफिनेशन देनी है आपने, 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने बताना है कि डिफरेंस जो है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन हम लोग अभी करके आए हैं, आप वही डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो जो नेशनल इनकम इज द नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन 1 ईयर। तो एक साल में वहां के सामान्य निवासियों द्वारा कमाया गया जो भी दिहाड़ी है, रेंट है, इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है, वो नेशनल इनकम का पार्ट है, चाहे वो वहां के एनआरआईज हो, ठीक है। यानी अब्रॉड से भी जो नेट फैक्टर इनकम आती है वो भी इसमें जो है वो शामिल होता है। जबकि व्हेन नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो जो नेट फैक्टर होता है जो कि विदेशों से कमाया गया है, ठीक है, जब उसको डिडक्ट कर दिया जाता है नेशनल इनकम से तो वो डोमेस्टिक इनकम बच जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंजी सिस्टम एंड व्हाई वाज इट स्टार्टेड। तो मंजी सिस्टम क्या है और इससे जो है वो क्यों स्टार्ट किया गया था। तो गुरु अमरदास जी के टाइम पे जो है वो सिखों की संख्या में बहुत ज्यादा जो है वो वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट क्या रहा कि गुरुजी के लिए यहाँ रहने वाले सिखों को व्यक्तिगत रूप से उपदेश देना जो है वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। तो पंजाब में विभिन्न स्थानों पर सिखों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुरु अमरदास जी ने जो है वो मंजी प्रथा जो है, या कह सकते हो मंजी सिस्टम जो है उसकी स्थापना की, ठीक है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को 22 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, 22 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया और हर हिस्से को मंजी कहा जाता था, ठीक है। एवरी पार्ट वाज कॉल्ड मंजी। गुरु अपॉइंटेड एन इन्फ्लुएंशियल सिख फॉर हर मंजी। तो गुरुजी ने जो है वो हर मतलब कि कह सकते हो प्रत्येक मंजी के लिए एक प्रभावशाली सिख जो है वो नियुक्त किया। सिख का कर्तव्य अपने क्षेत्र में गुरु साहिब के उपदेशों का प्रचार करना था, ठीक है। जो भी उनका एरिया था उसमें जो भी गुरु साहिब के जो उपदेश थे उनको जो है वो फैलाना था, उनका प्रचार करना था। और इस प्रणाली के साथ गुरु अमरदास जी के समय में सिख जो है धर्म
पूरे देश में जो है वो फैल गया। अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द बैटल ऑफ खिदराना। खिदराना का जो युद्ध है उसके बारे में आपने बताना है। तो खिदराना जो है वो चमकौर साहिब की लड़ाई के बाद जो है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्होंने जो है वो खिदराना पहुंचे थे। मुगलों के साथ गुरु साहिब की अंतिम लड़ाई जो है वो खिदराना में लड़ी गई, ठीक है। इसके बाद आनंदपुर साहिब की जो दूसरी लड़ाई में गुरु साहिब को छोड़ने वाले जो 40 सिख थे वो पश्चाताप के बाद जो है वो गुरु साहिब के पास वापस आए और खिदराना की लड़ाई में गुरु साहब के लिए लड़े। उन्होंने अपनी भक्ति का प्रमाण दिया और मुगलों को हराकर शहादत हासिल की। उनकी भक्ति और बलिदान ने गुरु साहिब को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें उनके पिछले दोषों के लिए क्षमा कर दिया और उन्हें मोक्ष या मुक्ति प्रदान की। इसलिए इतिहास में 40 शहीदों को 40 मुक्ताओं के रूप में याद किया जाता है। भाई भागो भी खिदराना की लड़ाई में लड़े थे और बुरी तरह घायल हो गए थे। गुरु साहिब ने युद्ध जीत लिया और मुगल सेना एक करारी हार झेलकर अपने जीवन को कह सकते हो बचाने के लिए जो है वो वहां से भाग गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, व्हाई एंड व्हेन आर द ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं, ठीक है, वो अविभाज्य है, इनसेपरेबल है, यानी उनको अलग जो है वो नहीं किया जा सकता। राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। और जो अगर हम जो है वो अपने कर्तव्यों को ना निभाएं तो हम अधिकार की जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते। Therefore, the constitution of many countries have enumerated main duties of citizens along with their rights. इसीलिए कई देशों के संविधान में मुख्य कह सकते हो जो कर्तव्य है उनको जो है वो भी लिखा गया अधिकारों के साथ साथ। In the Indian Constitution, no provision was made for the fundamental duties of a citizen. लेकिन भारतीय संविधान में जो सिटीजन्स को जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, मौलिक जो कर्तव्य है उनको जो है उसका कोई प्रोविजन नहीं था, वो नहीं लिखा हुआ था। The fundamental duties were added in the Constitution in 1976 through 42nd Amendment. तो 42nd में संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1976 में किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है उनकी भूमिका का वर्णन करना है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्य, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा जो है वो चुने जाते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा है और लोकसभा दोनों जो है वो सदनों के सदस्य होंगे। ही इज इलेक्टेड फॉर अ 5 ईयर, 5 सालों के लिए जो है उनको चुना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो कहते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद जो है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। ही प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग एंड कंडक्ट्स ऑल इट्स प्रोसीडिंग, वो बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसकी सभी कार्यवाही का संचालन जो है वो करते हैं, यानी कि उसे चलाते हैं। ही कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, यानी कि वे सदन के कार्यों के संचालन जो है वो उसके नियम के अनुसार जो है वो करते हैं। अगला आ जाता है सेक्शन डी, 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल जो है वो कह सकते हो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 16 मार्क का है ये, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो साथ साथ ही उसके ऑप्शन जो है वो आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा गया है, डिवाइड द रिलीफ ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन इन डिटेल एनी फॉरेन रीजन। तो इंडिया के डिवाइड जो प्लेन जो कह सकते हो कि जो रिलीफ है, ठीक है, या जो सरफेस है, ठीक है, उसको जो है वो 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालयन माउंटेन रीजन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन आइलैंड, ठीक है। तो हम डिटेल में जिसको पढ़ रहे हैं वो है कोस्टल प्लेन, यानी कि तटीय मैदान। तो जो कोस्टल प्लेन होता है यानी कि जो तटीय मैदान होता है वो भूमि का एक समतल निचला क्षेत्र होता है जो समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। और इसके अलावा यह कह सकते हो एक तरफ समुद्र होता है और दूसरी तरफ जो है वो हाईलैंड्स होते हैं। द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो कोस्टल प्लेन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बच्चों, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, वो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है
और इसे संकरा मैदान जो है वो भी कहा जाता है। किस किस के बीच? अरेबियन से वेस्टर्न घाट के बीच में है, और इसे नैरो प्लेन यानी कि संकरा मैदान जो है वो भी कहा जाता है। इसके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहला है कोंकण, दूसरा जो है इज द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये नदर्न पार्ट है इंडिया का। दूसरा है जो कन्नड़ का मैदान जो है वो केंद्रीय खंड है, और जो थर्ड है वो है मालाबार कोस्ट, जो कि जो है वो मालाबार जो तट है, ठीक है, वो दक्षिणी खंड के रूप में जो है वो जाना जाता है, यानी कि सदर्न स्ट्रेच के रूप में जाना जाता है। फिर आ जाता है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन विद द बे ऑफ बंगाल इज लिविल्ड एंड वाइड। तो जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो पूर्वी तटीय मैदान है वो समतल है और चौड़ा है। इन द नदर्न पार्ट दिस इज कॉल्ड द नदर्न किरकार, which is the southern part is called the कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो है वो इसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है, उसमें इसे उत्तरी जो है वो कह सकते हो कि उत्तरी जो है वो किरकार बोला जाता है, जबकि जो सदर्न पार्ट है दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट जो है वो कहा जाता है। द लार्ज रिवर लाइक महानदी, द कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी हैव आल्सो बिल्ट इन्यूमरस डेल्टास ऑन द कोस्ट। तो काफी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि जो महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, तो ये तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। चिल्का लेक इज अ क्रूशियल फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। जो चिल्का झील है वो पूर्वी तट की एक महत्वपूर्ण जो है वो विशेषता है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या दूसरा क्वेश्चन है विच एलिमेंट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि कौन कौन से जो है वो कह सकते हो तत्व है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, जो भी आप कह सकते हो जो जगह इक्वेटर से जितनी दूर होगा वो एरिया जो है ठंडा होगा, जितनी इक्वेटर के पास होगा वो इक्वेटर जो है, इक्वेटर गर्म होता है ना, तो वो जो है वो गर्म होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भारत की जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है, वो भूमध्य रेखा के पास है, और यही कारण है देश के लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर जो है वो ऊंचा तापमान जो है वो बना रहता है, इसलिए इसे गर्म जलवायु वाला देश जो है वो भी माना जाता है। अगला है एयर प्रेशर सिस्टम, यानी कि वायु दाब प्रणाली, ठीक है। तो इन समर एक्सपोजर द टू डायरेक्ट सनलाइट ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया रेजेस द टेम्परेचर एंड लोवर्स द एयर प्रेशर, यानी कि गर्मियों में भारत के जो मैदानी इलाकों में सीधी सनलाइट जो है उसके कांटेक्ट में आते हैं, जिससे तापमान जो है वो बढ़ जाता है और गर्म हवा हल्की होती है, और इसलिए हवा का जो दबाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन सर्दियों में यह स्थिति होती है कि जो मतलब कह सकते हो उल्टी स्थिति होती है इसके, ठीक है, और हिंद महासागर जो है वो एक कम दबाव का क्षेत्र जो है वो बन जाता है। तीसरा है सीजनल विंड, ठीक है, जो सीजन्स के जो अकॉर्डिंग जो है वो हवा चलती है उसको। तो ड्यू टू द चेंज इन द एयर प्रेशर ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजनल विंड्स ब्लो इन द कंट्री। तो एयर प्रेशर की वजह से जो समर और जो विंटर्स में जो एयर प्रेशर होता है उसकी वजह से जो है वो विंड सीजनल चलती है। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड। तो जो समुद्र से जमीन की तरफ चलती है 6 मंथ, वो हवा जो होती है वो गर्म होती है और उसमें नमी होती है, ठीक है। जबकि जो हवा जो होती है वो लैंड से समुद्र की तरफ चलती है 6 मंथ में, वो जो होती है वो ठंडी होती है और शुष्क होती है, यानी कि ड्राई होती है। The direction of these seasonal winds blowing over the Earth's surface is also affected by the upper air circulation present at the height of 3 kilometer above the surface, which is also called the jet stream। यानी कि पृथ्वी की सतह पर बहने वाली जो मौसमी हवाएं हैं, ठीक है, उनकी दिशा भी जो है वो सतह से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद जो ऊपरी वायु जो है वो कह सकते हो कि ऊपरी वायु जो परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, ठीक है, उससे प्रभावित होती है, जिसे जेट स्ट्रीम जो है वो भी कहा जाता है। अगला है रिलीफ। The mountains of the Himalaya protect India from the cold waves from entering the north and also causes obstacles in the way of monsoon wind and cause rain in winter। हिमालय जो है वो भारत को ठंडी हवा से जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं from entering the north and also cause obstacle। तो इसके अलावा जो है ये मानसूनी हवाओं के रास्ते में भी जो है वो कहते हो बाधा उत्पन्न करते हैं और सर्दियों में बारिश का कारण बनता है। नेक्स्ट है नियरनेस टू द इंडियन ओशन, की कितना जो है वो इंडियन ओशन के पास है। Due to the even surface of the Indian Ocean, the southwestern monsoon winds coming from the area of south of equator also blows with the full speed towards India and bring rain। हिंद महासागर की इवन सरफेस यानी कि सम सतह के कारण जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में आने वाली जितनी भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हैं वो भी भारत को पूरी स्पीड से जो है वो मतलब कि भारत की ओर चलती है और उस वहां पे बारिश लाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स
डिफाइन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचत है वो क्या होती है और जो औसत बचत है, ठीक है, और औसत बचत की प्रवृत्ति कह सकते हो, और दूसरी जो है वो सीमांत बचत की प्रवृत्ति जो है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आफ्टर डिडक्टिंग कंजम्पशन फ्रॉम इनकम व्हाटएवर अमाउंट रिमेन्स इज कॉल्ड सेविंग। तो जो आपकी इनकम है उसमें से जो भी आप कंजम्पशन यानी कि उपभोग करने के बाद जो पैसा बचता है वो सारा क्या है, सेविंग है। द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग। तो जो अंतर है इनकम और कंजम्पशन के बीच का, ठीक है, उसको सेविंग कहते हैं। तो सेविंग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो जो पैसा बच जाएगा वो क्या होगा, सेविंग होगा। अगला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका मतलब होता है बचत करने की औसत प्रवृत्ति। तो ये क्या होती है, कुल बचत और कुल आय इन दोनों का जो है वो अनुपात है, यानी कि रेशो है। ठीक है, जबकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है टू सेव, यानी कि जो सीमांत प्रवृत्ति है बचत करने की, वो क्या है, रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग कॉज्ड बाय चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज की वजह से जो सेविंग के रेशो में बदलाव आता है उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला गया है कि व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रमुख आर्थिक संरचनाएं जो है वो क्या है। दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट सर्विसेज टू द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि अर्थव्यवस्था के वो जो पूंजी स्टॉक का वो हिस्सा जो उत्पादन और वितरण की प्रणाली को सीधी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का आर्थिक ढांचा कहलाता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया आर एज फॉलो। तो जो मेन इसके कह सकते हैं जो बुनियादी ढांचे हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, यानी कि परिवहन और संचार, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति, इरिगेशन सिंचाई, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। यानी कि जो परिवहन है, संचार है, बिजली, सिंचाई, बैंकिंग, इन सभी ने जो है वो आर्थिक बुनियादी ढांचे ने हमारी देश के आर्थिक विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, व्हाट एफर्ट्स डिड गुरु रामदास जी मेक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। यानी गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के विकास के लिए क्या प्रयास किए, ठीक है। गुरु रामदास जी जो कि चौथे गुरु हैं, ठीक है, उन्होंने 1574 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक जो है वो गुरु बने रहे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने विकास के लिए जो है वो बहुत सारे जो है वो योगदान दिए, ठीक है। सबसे पहला जो योगदान दिया है वो है फाउंडेशन ऑफ रामदासपुर और अमृतसर, यानी कि रामदासपुर और अमृतसर या फिर अमृतसर की जो है वो नींव रखी, ठीक है। तो सिख धर्म के लिए गुरु रामदास जी का महान योगदान जो है वो रामदासपुर की नींव रखना था, जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। गुरु अमरदास जी जो है वो भी चाहते थे, ठीक है, उन्होंने भी सोचा था कि इसे जो है वो मतलब कि एक तीर्थ स्थान के रूप में जो है वो स्थापित करना चाहते थे। तो गुरु रामदास जी जो है उन्होंने जो है वो 2 सरोवर की खुदाई संतोखसर और अमृतसर की जो है वो शुरू की, ठीक है। उन्होंने अपने जो सिख भक्त थे और जो व्यापारी थे उनको वहां बसने और व्यापार करने के लिए कहा। धीरे धीरे कई लोग सरोवर के आसपास बस गए, वहां कई दुकानें खुल गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुरु का बाजार नाम का बाजार वहां पर स्थापित हो गया। इसके साथ एक पूर्ण विकसित शहर अमृतसर जो है वो अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द मसंद सिस्टम, यानी कि मसंद प्रणाली की शुरुआत। तो बच्चों अमृतसर और संतोखसर सरोवर की खुदाई के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। तो गुरु रामदास जी ने अपने भक्तों को इस उद्देश्य के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अलग अलग जगहों पर भेज दिया। इन सिखों को मसंद कहा जाता था। धन इकट्ठा करते हुए उन्होंने सिख धर्म का प्रचार भी किया। मसंद व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सिख धर्म का प्रचार हुआ और कई गैर सिखों ने भी सिख धर्म को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है रिकंसिलिएशन बिटवीन द सिख्स एंड द उदासीज, यानी कि सिखों और उदासियों के बीच सुलह। गुरु रामदास जी की लोकप्रियता से अवगत होने पर उदासी संप्रदाय के संस्थापक बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास जी से मिलने गए। उनके बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। तो बाबा श्री चंद जी रामदास जी के शील और उच्च चरित्र से अत्यधिक प्रभावित थे।
अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि गुरु साहिब अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण गुरु गद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उदासी ने सिखों का विरोध करना बंद कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है अदर मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, यानी सिख धर्म के विकास के लिए अन्य उपाय। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के विकास के लिए कई कार्य किए। उनके समय में संगत, पंगत, मंजी प्रथा आदि संस्थाओं को आगे बढ़ाया गया। समाज में सुधार के लिए गुरु रामदास जी ने विवाह के समय वर वधु द्वारा लावन की रचना की। उन्होंने शब्द या भजन, ठीक है, गीत, इसके अलावा जिसको कि घोड़ियां बोलते हैं, वो भी लिखे, जो कि महिलाओं द्वारा विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है, और जब एक दुल्हा वो घोड़ी पर चढ़ जाता है। He ordered the Sikhs to sing these composition at the marriage function. गुरुजी also composed 679 शब्द। तो उन्होंने सिखों को आदेश दिया कि वे इन रचनाओं को विवाह समारोह में भी गाएं। इसके अलावा गुरुजी जो है उन्होंने 679 शब्द जो है उनकी भी रचना की। अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ गुरु रामदास जी विद मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, यानी कि गुरु रामदास जी का मुगल बादशाह अकबर से मैत्रीपूर्ण संबंध। तो जब तक गुरु गद्दी पर बने तब तक उनका मुगल बादशाह अकबर से जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध था। एक बार पंजाब में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई थी, इससे किसानों की स्थिति गंभीर हो गई। जब गुरुजी ने अकबर को इसके बारे में बताया तो उन्होंने पंजाब के किसानों के लिए 1 वर्ष के लिए भू राजस्व, ठीक है, यानी जो लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, उसको 1 वर्ष के लिए जो है वो समाप्त कर दिया। तो जिसकी वजह से जो है आम लोगों के बीच गुरुजी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। कई हिंदुओं और मुसलमानों ने भी सिख धर्म को अपना लिया। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ गुरु गद्दी, यानी कि गुरु गद्दी को उत्तराधिकार का सिद्धांत। ठीक है, तो गुरु रामदास जी ने गुरु गद्दी को अपने सबसे छोटे और सक्षम पुत्र अर्जन देव जी को सौंपा। गुरु गद्दी के उत्तराधिकार का सिद्धांत सिख इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गुरु गोबिंद सिंह जी क्रिएट खालसा? गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा क्यों बनाया? ठीक है, तो सिख धर्म के इतिहास में वह गौरवशाली दिन था जब गुरु नानक देव जी के संतों को सिंह में बदल दिया गया। ठीक है, वे ऐसे निस्वार्थ सैनिक में तब्दील हो गए जिन्होंने जब भी किसी अवसर की मांग की, चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते। ये जो महान बदलाव था, ठीक है, या ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन था, ये कब हुआ? 1699 में, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा का निर्माण किया। निम्नलिखित कारणों से गुरु साहिब ने खालसा का निर्माण किया था। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट 9 गुरु साहिबान्स। ठीक है, यानी कि जो प्रथम 9 गुरु साहिबानों का योगदान। तो खालसा पंथ की शुरुआत जो है वो गुरु नानक देव जी जो है उनके योगदान से ही जो है वो हुई थी। ठीक है, और गुरु नानक देव जी ने अन्याय और अत्याचार से मुक्ति के लिए लोगों को इसके खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। गुरु नानक देव जी के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे गुरुओं ने पहले गुरु द्वारा शुरू किए गए कार्य को जो है वो समेकित किया। गुरु अर्जन देव जी जो है उन्होंने जो है वो एक सिखों को एक जो है वो होली बुक, एक कोड, एक खजाना जो है वो दिया। गुरु हरगोविंद जी ने अपनी नई नीति द्वारा सिखों को संत सैनिकों में परिवर्तित कर दिया। पहले 4 गुरु साहिब और 8वें गुरु शांति प्रिय थे, लेकिन उन्होंने अन्य गुरुओं की मूल नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अपने अनुयायियों को बहादुर, निडर और साहसी होने का उपदेश। खालसा बनाकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया को पूरा किया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब का दमन। मुगलों द्वारा सिखों पर किए गए अत्याचार गुरु गोबिंद सिंह जी के काल में बढ़ते ही चले गए। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और हिंदुओं को सरकारी सेवाओं से हटा दिया। उसने उन पर और अधिक अन्यायपूर्ण कर और प्रतिबंध लगा दिए। सबसे दमनकारी उपाय हिंदुओं का जबरन इस्लाम में धर्मांतरण था। असहाय हिंदुओं ने लगातार हो रहे अत्याचार के आगे बेबस होकर घुटने टेक दिए थे। दरअसल पंजाब में हिंदू धर्म का अस्तित्व ही खतरे में था। गुरु गोबिंद सिंह जी किसी भी तरह के उत्पीड़न के घोर विरोधी थे और उन्होंने इसके खिलाफ दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया था। यह मुख्य कारणों में से एक था जिसने गुरु साहिब को खालसा बनाने और सिखों की एक मजबूत सेना बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इविल ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था की बुराई। तो भारतीय समाज सामाजिक बुराइयों से ग्रसित था। सबसे गंभीर सामाजिक बुराई जाति व्यवस्था थी।
उच्च और निम्न जाति की भावनाएं राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक संयुक्त खालसा बनाकर इसका समाधान प्रस्तुत किया। गुरु साहिब चाहते थे कि सभी जातिगत विचारों को छोड़कर खालसा एकजुट होकर उभरे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्टीट्यूड ऑफ द जाट्स, यानी कि जाटों की योग्यता। जाटों ने बड़ी संख्या में सिख धर्म को अपनाया था। जाट बहादुर थे, निडर और लड़ाई के लिए एक जन्मजात उनमें प्रतिभा थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी को एक सुव्यवस्थित सेना की आवश्यकता थी जो कि सिखों के शत्रुओं का नाश कर सके। इसलिए गुरु साहिब जी ने युद्ध प्रिय जाटों को जो है वो सिख धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरु साहिब अपने अनुयायियों को संगठित करना चाहते थे और इस तरह खालसा पंथ का निर्माण जो है वो किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्ट्रेंथन सिख रिलीजन, यानी कि सिख धर्म को मजबूत करने के लिए। तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म को बेईमान लोगों से बचाना चाहते थे और सिख समुदाय के भीतर अनुशासन स्थापित करना चाहते थे, इसलिए खालसा पंथ की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक नए संगठन की आवश्यकता। गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक सिख समुदाय ने अपनी भाषा, विशिष्ट लिपि, अपने स्वयं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और अपनी मूल पवित्र पुस्तक प्राप्त कर ली थी। अब उन्हें एक नए संगठन की जरूरत थी। खालसा की स्थापना कर गुरु गोविंद सिंह जी ने इस आवश्यकता को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो है वो क्या अंतर है वो आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स फंडामेंटल राइट एंड चैप्टर 4 एक्सप्लेन्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो हमारे भारतीय संविधान का जो चैप्टर 3 है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे जो है वो मौलिक अधिकार, और जो चैप्टर 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिखाता है। सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एज फॉलो। तो सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो न्यायोचित होते हैं। ठीक है, उसको जस्टिफिएबल होते हैं। ठीक है, न्यायोचित होते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो कानून की अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं होते। ठीक है, यानी कि अगर आपके कोई अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोई फॉलो नहीं करता कोई स्टेट तो उसके लिए हम जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव इन नेचर। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट। कुछ निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से बेहतर है। The sole aim of fundamental right to establish political democracy in India by the purpose of directive principle is to create a social and economic democracy। यानी मौलिक अधिकारों का एकमात्र उद्देश्य भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जो है वो एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है वो बनाना है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ इन द इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि कोई जो कह सकते हो जो बिल है या विधेयक है वो भारतीय संसद में किस तरीके से कानून का रूप लेता है। तो सबसे पहले जो स्टेज में क्या है कि इसका इंट्रोडक्शन किया जाएगा हाउस में। ठीक है, मतलब उसको जो वो लोगों को बताया जाएगा, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको, अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड रीजन, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो सब चीजें बताई जाएंगी। देयर इज नो डिस्कशन ऑन द बिल एट दिस स्टेज। तो जब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बिल को तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। सेकंड जो होता है वो रीडिंग होता है। देयर इज अ जनरल डिस्कशन ऑन द बिल, जो जनरल डिस्कशन होता है। ईच आर्टिकल और सेक्शन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड इन डिटेल। उस कानून के जो कह सकते हो जो साधारण बिल है उसके हर आर्टिकल और सेक्शन को जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। समटाइम अ बिल मे बी सेंट टू स्मॉल कमिटी सो दैट इट मे स्टडी केयरफुली। तो बहुत बार होता है कि इनको जो है किसी छोटी कमेटियों को दे दिया जाता है ताकि वो उसे केयरफुली जो है वो पढ़ सके। एट द थर्ड स्टेज ऑफ द बिल एज अ होल इज पुट टू वोट इन द हाउस। तीसरे स्टेज में वोटिंग होगी उसके ऊपर। ठीक है, अगर बिल जो है वो मेजोरिटी से पास हो जाता है तो बिल इज पास बाय द हाउस, तो कहा जाता है कि वो हाउस ने बिल पास कर दिया है। ठीक है, जब एक हाउस में बिल पास हो जाता है तो उसे दूसरे में यानी कि इसे लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है, सहमति के लिए भेज दिया जाता है। Here too the bill has to go through the same stages। तो जो स्टेजेस हमने पढ़े सेम स्टेजेस फॉलो करेंगे वो भी।
इफ द बिल इज पास बाय द मेजोरिटी इन द हाउस इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। तो अगर ये भी जो है वो मेजोरिटी से यहाँ पर भी जो है वो मतलब कह सकते हो कि पास हो जाता है, ठीक है, तो ये विधेयक जो है वो सदन में बहुमत से तो वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है ये कानून, ठीक है। आफ्टर द अप्रूवल, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, उनकी सहमति के बाद जो है ये जो कह सकते हो ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, वो जो है वो एक कानून का रूप जो है वो ले लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, 4 नंबर का है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ को पढ़कर, ठीक है, आपने इनके आंसर जो है वो करने हैं। विच गुरु साहिब डिड अकबर विजिट, तो अकबर जो है वो किस गुरु साहिब से मिलने आए थे, तो अकबर विजिटेड गुरु अमरदास जी, ठीक है। व्हेन डिड अकबर कॉन्कोर चित्तौड़गढ़, यानी कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी, इन 1567 AD, ठीक है। व्हाट डिड ही डू ऑन द एडवाइस ऑफ गुरुजी, तो गुरुजी की सलाह पर उन्होंने क्या किया, ऑन द एडवाइस ऑफ गुरुजी अकबर एबॉलिश लैंड टैक्स फॉर अ ईयर, तो गुरुजी की सलाह पर अकबर ने 1 साल के लिए भूमि पर से भूमि कर, ठीक है, भूमि लैंड टैक्स जो है उसको हटा दिया था। हु वॉज बीबी भानी, बीबी भानी जो है वो कौन थी, तो बीबी भानी जो है वो गुरु अमरदास जी की बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैप पॉइंटिंग का। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आपको इंडिया के मैप में बताना है और दूसरा जो है वो आपको पंजाब के मैप में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो गुरु शिखर वो यहाँ पर है, ठीक है। थाल घाट इधर है, रिवर गंगा जो है वो ये जो आपको लाइन दिख रही है रिवर गंगा को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया है समर मानसून विंड बताना, तो समर मानसून विंड की जो है इस तरीके से जो है वो ये फ्लो होता है, ठीक है। अरेबियन सी से होते हुए ये इस साइड को नॉर्थ साइड पे जाता है। नेक्स्ट आ जाए पंजाब की मैप में फिल करना है, कोई भी 4 प्लेसेस जो है वो फिल करने हैं, ठीक है। सिरहिंद वो इधर है, ठीक है, चमकौर साहिब, फिर नादौन, फिर भंगानी, खिदराना, ठीक है। तो कोई भी 4 जो है वो प्लेसेस आपने मार्क करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।